Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is detailed explanation of GATE Excel Botany 2019 questions. So आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी गेट एक्सेल बॉटनी के, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF एंड साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो ये मेरी CSIR नेट एंड गेट एक्सेल की रिवीजन सीरीज़ का ही पार्ट है जिसमें मैं आपको गेट के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। सो 2019 का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। सो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सो पिरामिड ऑफ नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड आपको इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं। पिरामिड के टाइप्स पहले तो कौन कौन से होते हैं? तो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। तो 3 टाइप्स के पिरामिड हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि हर एक स्टेप ऑफ फूड चेन के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है। पिरामिड्स ऑफ नंबर में हम यही तो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रास ऐसे हैं तो ग्रासेस का कितना नंबर है, फिर ग्रासेस को कौन ईट कर रहा है, हर्बीवोर्स का कितना नंबर है, राइट। इस टाइप से हमारी फूड चेन बढ़ती है, तो ऐसे ही हमारा पिरामिड भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसी ही पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करूँ तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या देखा जाता है? बायोमास देखा जाता है कि किसका बायोमास कितना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि जो जैसे प्लांट है, हमारा फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें प्लांट का जो है बायोमास कितना है, ठीक है। फिर हम उसके बाद हर्बीवोर्स जो उसे खाएंगे उसका बायोमास देखेंगे। फिर इस टाइप से हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? यहाँ 10% एनर्जी लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10% एनर्जी लॉ जो लंडमैन ने दी थी, उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। बाकी 90% क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। इसीलिए जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा अपराइट होती है, ठीक है। जैसे पौंड इकोसिस्टम का दे रखा है, चाहे हम किसी भी इकोसिस्टम का लें, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, यानी कि जो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होंगे हमारे, यानी ग्रासेस या फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं हम पौंड इकोसिस्टम के केस में, ठीक है। और लैंड के केस में हम ग्रासेस, प्लांट्स वगैरह जो भी बोल सकते हैं। तो उनमें जो है मानो उनके पास 100,000 मतलब एनर्जी इन KCl थी, ठीक है। लेकिन जब उसको किसी रैबिट और किसी फ़िश ने खाया तो उसके पास कितनी गई? सिर्फ 10% एनर्जी गई। तो 1000 का 10% हम निकाल लेते हैं, इस टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका 10% निकालते हैं। देन वो 10% जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। देन फिर वो 10% फिर उसका भी जो 10% है फिर वो ऐसे करके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। तो ऐसे क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? हर ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमें लैंडमैन ने दिया था। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि हमें पिरामिड ऑफ नंबर पे ध्यान देना है कि इन्वर्टेड पिरामिड नंबर किसका है इनमें से। तो सबसे पहला है ग्रासलैंड का, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अपराइट किसका होता है? मोस्ट इकोसिस्टम, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का क्या होता है? अपराइट होता है। लेकिन हमें क्या देखना है? इन्वर्टेड देखना है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा पौंड इकोसिस्टम। पौंड इकोसिस्टम में भी क्या होता है? पिरामिड क्या होता है? अपराइट होता है नंबर का, ठीक है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो पौंड में होता है उनका नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जू प्लैंक्टॉन्स जो उन्हें खाते हैं। फिर जू प्लैंक्टॉन से कम नंबर स्मॉल फिशेस का होता है जो जू प्लैंक्टॉन को खाते हैं, ठीक है। फिर उससे कम लार्ज फिशेस का। तो ऐसे से क्या होता है? पिरामिड कैसे बन रहा है? अपराइट पिरामिड बन रहा है, नॉट इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? एक मान लो एक ग्रासलैंड जैसा ही इकोसिस्टम मान लो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे प्लांट होगा, प्लांट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो उनमें फीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पैरासिटिक फॉरेस्ट। पैरासिटिक फॉरेस्ट में क्या होता है? देखो, पिरामिड ऑफ नंबर कब इन्वर्टेड होता है? जैसे किसी फॉरेस्ट में सिर्फ एक ट्री है, ठीक है। तो पिरामिड जो मेन है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ एक है,
ठीक है। उस पर बहुत सारी बर्ड्स फीड कर रही हैं, ठीक है। इस प्लांट पे क्या कर रही है, ये ट्री है कोई, और इस पर ट्री वन है, सिंगल है, लेकिन बर्ड्स जो है मान लो 20 बर्ड इस पर फीड कर रही हैं, ठीक है। और इन बर्ड्स पे भी जो फीड कर रहे हैं पैरासाइट्स जैसे बग्स वगैरह, तो एक बर्ड पे एक पैरासाइट तो होगा नहीं, एक बर्ड पे कितना होगा, कम से कम 10-12 पैरासाइट होंगे। तो ऐसे ही 10-20 बर्ड्स में कितने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैरासाइट हो जाएंगे। तो यानी पिरामिड ऑफ नंबर क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। यानी जहाँ से शुरू हुआ था, जैसे सिंगल ट्री से शुरू हुआ था और फिर सेवरल बर्ड्स पे गया और फिर बर्ड से पैरासाइट पे गया। तो पैरासिटिक फॉरेस्ट का जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, रेफिड्स आर डिपॉजिट ऑफ। रेफिड्स किस चीज़ का डिपॉजिशन होता है, तो रेफिड्स हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का डिपॉजिशन होता है। क्या होता है रैपिड्स, रैपिड्स होते हैं नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, मोनोहाइड्रेट प्रिज्मेटिक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स और कैल्शियम कार्बोनेट एज अ आर्जिनेट डाई पायरामाइडल ऑर्थोथॉम्बिक क्रिस्टल्स, ठीक है। फाउंड मोर देन 200 फैमिलीज ऑफ प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड बोथ एंड्स आर नीडल लाइक but raphets tends to be blunt at one end and sharp at other. Raphets seems to be defense mechanism against predator. तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोग ये फिगर में देख सकते हो, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो निडल लाइक शेप, इस टाइप की शेप के जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, रेफिड्स है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन, कैल्शियम ऑक्जेलेट का डिपोजिशन होता है। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट प्लांट प्रेडेटर। जैसे हर्बीवोरी, जो भी प्लांट को खाएगा तो उसको क्या लगेगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेगा, इससे अवॉइड करेगा। तो रेफिड्स किसकी तरह एक्ट करता है, प्लांट डिफेंस, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है प्लांट्स में, ठीक है। और इसका जो ये किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शोज बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम। ट्रांसवर्स ऑफ सेक्शन ऑफ स्टेम में बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल कौन शो करता है। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब हो गया दोनों साइड, ठीक है। तो दोनों साइड जो है वस्कुलर बंडल यानी फ्लोएम दोनों साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। मानो ये हमारा जाइलम है, ठीक है, जाइलम है, और यहाँ पे क्या है, एक इनर फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम है, और यहाँ पे भी क्या है, एक फ्लोएम है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो ये किस प्लांट की फैमिली में प्रेजेंट होता है। मैं आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे देखा, ये है दिस टाइप इस बाइकोलेटरल, ठीक है। देखो यहाँ पे आउटर फ्लोएम है, आउटर साइड का फ्लोएम है, फिर यहाँ पे आउटर कैम्बियम है प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे बीच में जाइलम है, फिर अंदर से कैम्बियम प्रेजेंट है, और फिर इनर फ्लोएम है, यानी फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। इस टाइप से जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स आर दोज which have phloem on both sides of the xylem. In this all of them lie within the same radius, ठीक है, सेम रेडियस पे ये लाई करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्लोएम वस्कुलर कैम्बियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोथ साइड, और फ्लोएम के अलावा कैम्बियम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैम्बियम वाला भी मेंशन किया है, कैम्बियम भी दोनों साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। आउटर फ्लोएम की साइड को भी प्रेजेंट होगा एंड इनर फ्लोएम की साइड को भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल। और ये किस में प्रेजेंट होता है, कुकुरबिटेसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आर्बोवस्कुलर्स आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय। तो आर्बोवस्कुलर क्या होता है, माइक्रोराइजा, ये माइक्रोराइजा का टाइप है। ये क्या होता है, ये एंडोमाइक्रोराइजा होते हैं, ठीक है। आर्बोवस्कुलर माइक्रोराइजा आर ऑल्सो कॉल्ड एंडोमाइक्रोराइजास because the fungal partner form interradial structure inside the plant. So आर्बोवस्कुलर माइक्रोराइजा क्या होता है, इनको हम एंडोमाइक्रोराइजा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन प्लांट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने हाइफी को जो है प्लांट के अंदर तक डालते हैं, ठीक है।
यानी ये फंजाई होती है, ठीक है। आर्बोवास्कुलर माइक्रोराइजा क्या होती है, फंजाई होती है, जिनका रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है हायर प्लांट्स से, ठीक है। ये खुद भी बेनिफिट लेती है और ये प्लांट्स को भी बेनिफिट करती है, यानी ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। देखो 2 टाइप के माइक्रोराइजा होते हैं, एक तो एक्टोमाइक्रोराइजा होता है और एक एंडोमाइक्रोराइजा होता है। और ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको भी बताया, फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स के रूट और फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जो एक्टोमाइकोराइजा होता है वो हमें क्या बताता है कि ये पेनिट्रेट नहीं करता है डीप इनटू द प्लांट, यानी कॉर्टिकल सेल्स जो प्लांट्स की होती हैं उसमें ये पेनिट्रेट नहीं करता है। एक्टो का मतलब आउटर में ही रहता है, लेकिन एंडो मतलब क्या होता है, ये अंदर तक घुस जाता है। यानी एंडोमाइकोराइजा ऑन द अदर हैंड टेंड्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द कॉर्टिकल सेल्स। तो एंडोमाइकोराइजा क्या करेंगे, कॉर्टिकल सेल्स तक क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों में, दोनों तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन क्या है, एक्टो क्या होता है, सिर्फ आउटर साइड को होता है, पेनिट्रेट नहीं करता है कॉर्टिकल्स में, जबकि एंडोमाइकोराइजा हमारा पेनिट्रेट करता है डीपर इनटू द कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइफी ऑफ द पेनिट्रेट रूट डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल्स, ठीक है, ये एक्टोमाइकोराइजा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर आप देख सकते हो तो ये जो हाइफी है, फंगल हाइफी है, ये सेल्स के अंदर नहीं जा रही है, जो ऑरेंज कलर की आपको सेल्स दिख रही है ना, इनके अंदर नहीं जा रही है, साइड पे लगी हुई है, ठीक है। जबकि जो ये एंडोमाइकोराइजा है, ये क्या कर रही है, सेल्स के अंदर तक घुसी है, ये ऑरेंज कलर की सेल्स है ना, इनके अंदर तक ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना रही है, इनके अंदर तक यानी कॉर्टिकल्स तक ये घुस रही हैं और ये अपनी हाइफी को पेनिट्रेट कर रही है डीप इनसाइड द रूट्स में, ठीक है। और जबकि यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। सो ये फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। आर्बोवास्कुलर माइक्रोराइजा क्या होते हैं, एंडोमाइकोराइजा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल में कौन सा पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। देखो पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, आपको पता होगा मैनी, एंड सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो हमें बताना है पॉलीसेकेराइड क्या होती है, यानी कि पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब हम कोई भी पॉलीसेकेराइड लेंगे तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कब बोलेंगे, जब वो लास्ट में जब टूटेगा तो उसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एक शुगर मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। इसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेलुलोज होता है, सेलुलोज हमारा किससे बनता है, ग्लूकोज की यूनिट से बनता है। तो जब सेलुलोज, तो वैसे तो बहुत बड़ी चेन है सेलुलोज कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं बनता है, बल्कि ब्रांचिंग वगैरह से, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तब बनता है, तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाता है। लेकिन जब हम उसे ब्रेक करेंगे और सिंगल मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तब वो क्या कहलाएगा, शुगर कहलाएगा। इसीलिए सेलुलोज हमारा किस में आता है, पॉलीसेकेराइड में आता है। ऐसे ही हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज क्या होता है, ये ज़ाइलुलोज से बनता है, ठीक है, यानी 5 कार्बन शुगर से। सेलुलोज तो हमारा 6 कार्बन शुगर से बनता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। हेमीसेलुलोज हमारा किससे बनता है, 5 कार्बन शुगर से, जैसे कि ज़ाइलुलोज हो गया, ठीक है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराती हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है। हेमीसेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ मेनली 5 कार्बन शुगर से बनती है, जैसे ज़ाइलुलोज हो गया हमारा। एंड सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ 6 कार्बन, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि ये ग्लूकोज मतलब जब ये ब्रेक करेंगी ना तो ये लास्ट में हमें क्या देंगी, कोई शुगर मॉलिक्यूल देंगी, चाहे वो 5 कार्बन हो, चाहे वो 4 कार्बन हो, चाहे वो 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, कोई भी कार्बन हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, शुगर का मॉलिक्यूल होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन क्या होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इस ऑप्शन में, फाइब्रोइन इज एन इनसॉल्युबल प्रोटीन। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो ये हमारा पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। जो कि सिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि इंसेक्ट जो है अपने लार्वे से, जैसे बॉम्बैक्स मोरी अपने लार्वे से बनाता है, तो वो कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। लिग्निन हमारा क्या नहीं है, पॉलीसेकेराइड नहीं है, ठीक है। लिग्निन हमारा क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है दैट फॉर्म की स्ट्रक्चर मटेरियल इन द सपोर्ट ऑफ टिश्यू ऑफ मोस्ट प्लांट, ठीक है।
सो लिग्निन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिग्निन का ब्रेक डाउन करेंगे ना तो ये कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है। नो शुगर फॉर्म, कोई शुगर फॉर्म नहीं करता है, इसलिए ये क्या नहीं है, पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है हमारा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एसिड कंटेन प्राइमरी लैमिला, मिडिल लैमिला इन द सेल वॉल एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी एंड मिडिल लैमिला में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, ठीक है। तो ये सेल वॉल, मिडिल लैमिला एंड प्राइमरी लैमिला में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो हमारा पेक्टिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, हेमिसेलुलोज भी है एंड पेक्टिन भी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। लिग्निन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, लिग्निन हमारा क्या होगा, नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एरोबिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारी क्या होती है, एनारोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताया होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारी क्या होती है, एनारोबिक प्रोसेस होती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें एंजाइम को बचाना होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, इसको ऑक्सीजन से बचाना होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लायबल होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी ये फिनिश हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम है हमारा, तो इसे हमें ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना होता है, इसीलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है वो एनारोबिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डाई नाइट्रोजिनेज कैटेलाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। बिल्कुल सही है। डाई नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, डाई नाइट्रोजिनेज, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करती है, अमोनिया में कन्वर्ट करती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो N2 होता है हमारा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे किस में कन्वर्ट करा देती है, अमोनिया में, ठीक है, ताकि उसे यूज़ कर सके प्लांट। नेक्स्ट ऑप्शन है, रूट नोडुल्स आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स हमारा क्या होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है। तो सोयाबीन, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट नोडुल्स हमारी क्या होती है, सोयाबीन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पल्सेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ये क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो वो एरोबिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन सा स्टेप हमारा इनकरेक्ट है, मैं आपको फिगर से समझाती हूँ क्या होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का फिगर, ठीक है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जबकि लाइट आती है और लाइट सेंटर में, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं तो वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पाथ में जाते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो वापस से रिटर्न हो जाता है जहाँ से वो एक्साइटेड हुआ था, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यानी कि वो वापस से रिटर्न हो रहा है, एक पूरी की पूरी साइकिल बना रहा है, ठीक है। जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन सेंटर होता है, जैसे यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन होता है नॉन साइक्लिक में, ठीक है। और वहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट होता है और डिफरेंट पाथ जाता है, फॉलो करता है, और लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेता है, NADP उसे पकड़ लेता है, ठीक है। NADP प्लस उसे पकड़ लेता है और उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल अपने जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था वहाँ रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो एक साइकिल बन रही है, साइकिल नहीं बन रही है, साइकिल ब्रेक हो गई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो NADP क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में ले लेती है। यहाँ पे NADP नहीं होती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वापस से अपने सेंटर में वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन ले लेता है, NADP ले जाता है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट है ATP इज जनरेटेड विदाउट कनकमिटमेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ATP का जो फॉर्मेशन होता है जो जनरेट होती है इसमें बिना NADPH की हो जाती है, ठीक है। तो ये बात सही है, यहाँ पे कोई NADPH हमने नहीं देखा, तो ये बात एकदम ट्रू है और ATP का फॉर्मेशन भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट होती है और ये क्या करती है, यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ये भी ट्रू है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यहीं पे जो आगे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो उनको उनको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आएगा, इस टाइप से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोटोसिस्टम 2 डजेंट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। या बिल्कुल सही बात है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है इसमें, ठीक है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में होता है फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 साइक्लिक में नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन NADP प्लस एंड NADPH रेशियो इज़ हाई। तो देखो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को NADPH के रेशियो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी प्रेजेंस में नहीं होता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। तो हमारा जो इनकरेक्ट जो सही आंसर हमारा आ जाएगा वो आंसर D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लांट सेल आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट, द फिनोमिनन ऑफ अ मैच्योर सेल रिवर्टिंग to the meristematic state and forming undifferentiated callus is called। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जब मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट, ठीक है, एंड फॉर्मिंग अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन समझ लो, फिर रीडिफ्रेंशिएशन, फिर डीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है। देखो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, एनिमल के केस में हम देखते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट होती है सेल्स की। स्टेम सेल्स क्या होती है, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था लास्ट टाइम पे डेवलपमेंट बायोलॉजी का, स्टेम सेल्स के बारे में, ठीक है। स्टेम सेल्स क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट होती है, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट होती है ऑफ सेल्स, ठीक है, ये कि डिफ्रेंशिएट नहीं हुई होती है। लेकिन जब स्टेम सेल फाइनली डिफ्रेंशिएट करती है और कोई पर्टिकुलर, जैसे इसे बनाना था ब्लड सेल बनानी थी, तो इसने क्या बना दी, ब्लड सेल बना दी कोई, ठीक है, इसका फाइनल फेट था। तो अब हम इस स्टेम सेल को क्या बोलेंगे कि ये क्या हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। अब क्या बोलेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन, इसको हम क्या बोल देंगे, डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सेल क्या हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है स्टेम सेल। प्लांट के केस में वो क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जो कंटिन्यूली डिवाइड करती रहती है, ठीक है, अनकंट्रोल डिवाइड उसमें होता रहता है, लाइक स्टेम सेल्स प्लांट एनिमल के केस में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये, इनको हम बोलेंगे अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में है ये अभी, ठीक है। और जब ये कोई प्लांट बॉडी बना देंगे तो ये अब क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, when these secondary meristematic cell again lose their property to divide they set to be go redifferentiation। तो अब हम redifferentiation पढ़ेंगे। redifferentiation क्या होता है, जैसे डिफ्रेंशिएट हुई है फिर वापस से डिफ्रेंशिएशन होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। तो रीडिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, जैसे हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, उससे क्या बना था, उसने कैलस का फॉर्मेशन किया था। कैलस का फॉर्मेशन किया था एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास, ठीक है। उस कैलस से फिर वापस से पूरी प्लांट की बॉडी, प्लांट के बॉडी पार्ट्स बने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीडिफ्रेंशिएट हो गया। ये एक बार में डिफ्रेंशिएट हो चुका था,
पहले ये कोई अपना फेट गेन कर चुका था, ठीक है। पहले कोई सेल थी, मेरिस्टेमेटिक से कोई सेल बनी, ठीक है, प्लांट की कोई सेल बनी, ठीक है। उससे क्या बना दिया हमने, कैलस बना दिया, यानी एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। कैलस क्या होता है, कैलस इज एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है। फिर हमने उसे कैलस बनाया, फिर से उसे अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में लाए और फिर वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया, वापस से उसे कोई फेट गेन करने के लिए बोल दिया। जैसे कोई भी प्लांट का सेल स्टेम बना दिया, कोई भी सेल बना दिया प्लांट का, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रीडिफ्रेंशिएशन। एक बार पहले डिफ्रेंशिएट हो चुका था लेकिन हमने उसे वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर नेक्स्ट है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो डी का मतलब होता है जो कि अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हुआ था लेकिन वापस से हमने उसे क्या कर दिया, अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में ले आए, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम अ गिवन डी डिफ्रेंशिएटेड स्टेट टू अ लेस डिफ्रेंशिएटेड स्टेट लाइक स्टेम सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी स्टेम सेल है, ठीक है, स्टेम सेल है या कोई भी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। उससे उसने क्या करा, कोई डिफ्रेंशिएट होके कोई सेल बनाई, ठीक है। जैसे कि उसने कोई भी सेल बनाई, प्लांट सेल बनाई कोई भी, ठीक है, प्लांट सेल बनाई, यानी वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी थी। अब वापस से क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट होने के बाद इसको वापस से अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में लाए, ठीक है, वापस से इसको स्टेम सेल बना दिया, स्टेम सेल बना दिया, तो ये क्या हो गया, डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन, डी का मतलब क्या होता है, उल्टा, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, ठीक है। री का मतलब वापस से, ठीक है, री का मतलब वापस से, एंड डी का मतलब उल्टा, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुकी थी, प्लांट सेल बना चुकी थी मेरिस्टेमेटिक सेल या स्टेम सेल से, लेकिन वापस से उसे क्या बना दिया, स्टेम सेल और मेरिस्टेमेटिक सेल बना दिया उसी सेल से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, the phenomenon of mature reverting meristematic state and forming undifferentiated callus, ठीक है। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल से वो रिवर्ट स्टेट में आया और उसने क्या बना दिया, एक अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस बना दिया। तो एक फिर से वापस से अनडिफ्रेंशिएटेड कैलस में आया, यानी कि कैलस का फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, वापस से क्या बनाया उसने, स्टेम सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल बनाया, जबकि अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट बना दी उसने अपनी, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, डी डिफ्रेंशिएशन। तो वो क्या हो गया हमारा, डी डिफ्रेंशिएशन। जैसे यहाँ पे हो रहा था, वापस से स्टेम सेल बना रहा था, स्टेम सेल का मतलब वही हो गया अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट। कैलस का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट सेल, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है। ये हर्बिसाइड है एक, ग्लाइफोसेट। Upon application to leaf, it is translocated to meristematic area and undergo rhizome by, ठीक है। तो इसका पूछा है कि ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू करता है, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट क्या है, एक हर्बिसाइड है, ठीक है, और इट इज़ अप्लाइड टू लीव्स ऑफ द प्लांट टू किल बोथ ब्रॉड लीव्स ऑफ प्लांट एंड ग्रासेस, ठीक है। जैसे वीड्स वगैरह होती है ना, वीड्स वगैरह को किल करने के लिए होती है ये, ठीक है। हर्बिसाइड है तो वीड वगैरह और जो भी ब्रॉड लीव्स के जो प्लांट होते हैं उनको किल करने के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक हर्बिसाइड दैट इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फोलिएज एंड देन ट्रांसलोकेटेड थ्रू प्लांट वाया फ्लोएम। और ये किससे ट्रांसलोकेट होता है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू मेटाबॉलिक सिंक सच एज मेरिस्टेम्स ऑफ शूट्स एंड रूट। तो ये शूट्स और रूट्स में किसके थ्रू जाता है, जैसे शूट्स और रूट्स में जाना हो या कहीं भी जाना हो इससे, तो उसके वो किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ पे भी हमें वही पूछा है, इट इज़ ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरगो राइबोसोम बाय फ्लोएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ अ स्पीशीज हैज़ 2n = 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल इन अ डबल मोनोजोइक इंडिविजुअल वुड बी, ठीक है। तो डबल मोनोजोइक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें बताना है, ठीक है। तो डबल मोनोजोइक क्या होता है, जहाँ पे कि मिसिंग ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच 2 पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे टू ईच 2 पेयर का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास 2n क्रोमोसोम है, ठीक है, से है दिस इज, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारा हो गया
दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारा वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसे हम क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होता है, डबल मोनोजोइक कंडीशन में क्या होता है, ईच पेयर से हमारा क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम रिमूव होता है। जैसे ये वन पेयर है तो वन पेयर से क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा दूसरा पेयर होगा, उससे एक क्रोमोसोम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दो पेयर से हमारे क्रोमोसोम रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, डबल मोनोजोइक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या कह रहा है कि 2n इक्वल्स टू 16। 2n इक्वल्स टू 16 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 16 क्रोमोसोम। इस टाइप से हम गिनेंगे 1 2 3 करके, तो हमारे पास 16 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक पेयर से वो क्या रिमूव कर रहा है, एक क्रोमोसोम रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम बचेंगे फिर, 2n है ना, दो ही पेयर से रिमूव करेगा, ठीक है। हमारे पास 8 पेयर है, लेकिन रिमूव किससे करता है, ये सिर्फ 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से। तो 8 पेयर में से अगर 2 पेयर से रिमूव कर देगा तो कितने क्रोमोसोम बचेंगे, तो 16 माइनस 2 कर देंगे हम। 16 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में भी देखा है, ये एनीप्लॉइडी के टाइप है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ये सबसे पहला है डाइसोमी नॉर्मल। नॉर्मल केस में मानो ये 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे दिखा रखे हैं। दिस इज़ वन पेयर, दिस इज़ 2 पेयर, दिस इज़ थर्ड। तो ये 3 अलग अलग पेयर के क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। मोनोजोमी में क्या होता है, एक ही पेयर में से एक क्रोमोसोम रिमूव होता है, उसे हम मोनोजोमी बोलते हैं। जैसे इस लास्ट वाले पेयर से एक रिमूव हो गया। डबल मोनोजोमी कंडीशन क्या होती है, जो इसमें है उसमें क्या होता है, 2 क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम रिमूव हो जाता है, यानी 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से। तो 1 पेयर ये हो गया था और एक 1 पेयर ये हो गया था, इनसे एक एक क्रोमोसोम रिमूव हो गया। बाकियों को ये इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी कितने भी क्रोमोसोम हो। जैसे हमारे पास 8 पेयर थे तो हमारे पास 8 कितने भी थे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ 2 ही पेयर से रिमूव करेगा एक एक क्रोमोसोम। तो इसने 2 पेयर से एक एक क्रोमोसोम रिमूव किए, तो 16 माइनस 2 करा हमने, तो 14 हमारा आंसर आया, ठीक है। नलीजोमी में क्या होता है, एक पेयर ही रिमूव हो जाता है क्रोमोसोम का। नलीजोमी में यहाँ पे दिख रहा है ना, एक पेयर ही रिमूव हो गया। फिर ट्राइजोमी में क्या होता है, ट्राइजोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। फिर डबल ट्राइजोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक पेयर में और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अनदर पेयर में। फिर टेट्राजोमी में क्या होता है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। और पेंटाजोमी में क्या हो जाता है, 3 क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ जाता है एक पेयर क्रोमोसोम में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और बाकी इसमें अभी मैंने इतने करा रखा है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं 2019 बॉटनी के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है वीडियो को एक्सप्लेन करने में। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिव्याड़ी पाठशाला।